PDF फॉर्म में ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी, मैं आपके इस फोल्डर में भी रख दूंगी। ठीक हो गया? अच्छा, ये ना लेक्चर आज का सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं है। आपको पता है कि हम जब हमने रियल एनालिसिस पढ़ा था ना, रियल लाइन को हमने पढ़ा था, तो रियल लाइन पे जो है वो सिंपली देखो, आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हो, उसमें यही लेते हो ना, दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हो, दोनों का डिफरेंस ले लेते हो, दो पॉइंट्स लेते हो, उनका डिफरेंस ले लेते हो, और उसके बाद उसके ऊपर मॉड ले लेते हो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये दो नेगेटिव नंबर का भी आप डिस्टेंस लो, लाइक फॉर एग्जांपल -3 और -7 का डिस्टेंस लो, तो आपके पास -4 आएगा, उसके बाद उस पर मॉड ले लो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये देखो 3 और 8 का डिस्टेंस, 3 - 8 करो, मॉड ले लो, 5 आ जाएगा। -2.5 1.7 का डिस्टेंस लेने के लिए आप दोनों का डिफरेंस ले लो और ऊपर मॉड ले लो। तो रियल लाइन में इस तरीके से आप डिस्टेंसेस जो है वो डिफाइन करते हो। अब देखो, मॉड आपके पास फंक्शन है एक, ठीक है, इसमें आपने क्या किया कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसने दो एलिमेंट्स किसके लिए, रियल लाइन के लिए, 3 और 8 रियल लाइन के थे ना, इसका मतलब ये जो है इस तरह का फंक्शन किस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, आर क्रॉस आर पे, आर टाइम्स आर, यानी दो एलिमेंट्स चाहिए। देखो, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको एटलीस्ट दो पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे ना, ठीक है। एक पॉइंट का तो डिस्टेंस आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, एक पॉइंट का अपने से ही डिस्टेंस आप यूजुअली 0 लेते हो, अगर 1 का डिस्टेंस इटसेल्फ 1 से ही लोगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बेसिकली एक फंक्शन है। अब देखो, ये रियल लाइन पे डिस्टेंस थे, तो अगर आपके पास रियल लाइन ना हो, रियल लाइन के अलावा आपके पास कोई स्पेस हो, तो फिर हम कैसे डिस्टेंसेस लेंगे? एक मिनट जरा आप लोग होल्ड करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं, हम जो काम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम थोड़ा सा जनरलाइज करने जा रहे हैं। हम जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ना, हम जनरलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको जनरल वे में हमने डिफाइन कर दिया। वो जनरल वे में हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि मीट्रिक स्पेस जो है बेसिकली वो एक पेयर है, जिसमें पहला जो आपके पास
ये जो पहला जो x आ रहा है ये कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो सकता है, इस नॉन एम्प्टी सबसेट में रियल लाइन भी आ सकता है, और d एक फंक्शन होगा, d एक फंक्शन होगा जिसको आप मीट्रिक बोलोगे, वो x क्रॉस x से वैल्यूज लेगा और आंसर में एक रियल वैल्यू दे देगा, ठीक है, और वो ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो ये आप एक सिंपल सी बात आपको पता है कि डिस्टेंस दो नंबर्स का हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये ठीक है ना, ये आपको ट्रिवियल लगता है ना, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए कि 2 पॉइंट्स उठाएं उनका आप डिस्टेंस लो तो हमेशा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। इसी तरह आप 2 पॉइंट्स उठाओ और उसका अगर डिस्टेंस आपस में 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम है, और अगर दोनों पॉइंट सेम है तो दोनों का डिस्टेंस 0 है, इसीलिए ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है, ठीक है। ये भी बड़ी इंट्यूटिव सी ऑब्जर्वेशन है जो आपने डिस्टेंस मेजर करते हुए किया है। उसके बाद अब देखो आपने डिस्टेंस को जब कैलकुलेट करते हो 5 का 3 से डिस्टेंस आप एक्स और मेजर वाई करो या 3 का 5 से डिस्टेंस मेजर करो, वो दोनों सेम आएंगे ना, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी, कि चाहे आप x का y से डिस्टेंस ले लो चाहे y से x का डिस्टेंस ले लो, दोनों सेम होने चाहिए। तीसरी बोलते हैं आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी, फोर्थ वन है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको कहती है कि जो ट्रायंगल की, जो कि जनरल ऑब्जर्वेशन है आपको भी पता होगा, ट्रायंगल की जो थर्ड साइड की लेंथ है वो हमेशा उसकी दो साइड्स की लेंथ के सम से हमेशा लेस होगी और इक्वल होगी, उससे बढ़ नहीं सकती है, ठीक है। sum of lengths of the two sides of triangle is always greater or equal to the third one, length of the third one, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर कोई फंक्शन, ठीक है, अब हमने ये क्राइटेरिया बना लिया है, क्राइटेरिया हमने क्या बना लिया है कि अगर आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट x है, उसके ऊपर आप कोई भी डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, देखो डिस्टेंस फंक्शन d सिंपल फंक्शन है जो कि इन 4 प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो जो d होगा वो बेसिकली डिस्टेंस फंक्शन होगा x के ऊपर, और इसको बोलेंगे कि d इज अ मीट्रिक ऑन x। मीट्रिक का मतलब होता है कि मेजर करना डिस्टेंस को, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है मीट्रिक स्पेस का। मीट्रिक स्पेस क्या है, एक आपका नॉन एम्प्टी सेट है x और d उसके ऊपर एक मीट्रिक यानी डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है जो कि इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, अगर आप सुन रहे हैं तो? एक्सक्यूज मैम, मैम ये ट्रायंगल में आपने नीचे करके थोड़ा सा वो जो है कोऑर्डिनेट्स वो x x और x ये लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पर तो z लिखा हुआ है थर्ड कोऑर्डिनेट में। ये x है, ये ओके y है, ये z है, ये आपके पास लेंथ क्या होगी, dx z होगी, लेंथ है ना, ये लेंथ ही ओके मेजर मैम करते हैं ना, और ये क्या लेंथ होगी, ये z से y तक की लेंथ होगी अगर आप लेंथ की बात हाँ करें, जी और ये किसकी लेंथ होगी, ये x से y की होगी, ठीक है। ओके तो मैम अब हमने क्या हाँ कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया, देखो ये कंक्लूड किया कि आपके पास अगर नॉन एम्प्टी सेट है और उसके ऊपर मीट्रिक d है, d जो है ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम डिस्टेंस या मीट्रिक कह देंगे, और स्पेस को कह देंगे दिस इज अ मीट्रिक स्पेस वेयर d इज दिस, ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शनल एनालिसिस है ना, ये आपका ये भी अच्छा खासा रिगरस कोर्स है। रियल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, टोपोलॉजी, ये सारे एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है। इसकी बेसिक अपनी थोड़ी सी इसमें आपने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है, चीज़ों को थोड़ा सा ज्योमेट्रिक लेवल पे रख के तो उनको समझने की आपने कोशिश करनी है। अगर आपको चीज़ें समझ ना आए तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना और चीज़ों को रट्टा नहीं मारना, और बुक आपने जो है वो अपने साथ रखनी है। ये लेक्चर सिर्फ हेल्पिंग के लिए है, पढ़ना आपने बुक से है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जनरलाइज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, डिस्टेंस होता है। क्या चीज? मैट्रिक्स स्पेस जो है इसको ज्योमेट्रिकली क्या कहेंगे, डिस्टेंस इन प्लेन या किस तरह से डिफाइन करेंगे? मीट्रिक का मतलब है डिस्टेंस, मीट्रिक स्पेस का मतलब यह है ऐसी स्पेस जिसके ऊपर आपने डिस्टेंसेस डिफाइन किए हुए हों, यानी कि आपके पास कोई ऐसा फार्मूला हो जिसकी मदद से उसके एलिमेंट्स के दरमियान आप डिस्टेंसेस जो हैं वो डिफाइन कर सकें। समझ आ गया? उसको बोलेंगे मीट्रिक स्पेस। ठीक है मैम। मीट्रिक स्पेस, सिंपल स्पेस, स्पेस का मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स है, मीट्रिक होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर हम डिस्टेंसेस डिफाइन कर सकते हैं या डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू डी डिफाइन हुए हैं और इस फार्मूले के तहत डिफाइन हुए हैं,
आ गई समझ आपको? उसको बोलेंगे मैट्रिक स्पेस। देखो जिस तरह आपके पास ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है ना 3 एलिमेंट्स के लिए, इसको आप n एलिमेंट्स के लिए भी जनरलाइज कर सकते हो। देखो ये सेटिस्फाई करती है एक्स वाई लेस और इक्वल टू एक्स जी वाई। आप इसको फर्दर तोड़ सकते हो, जी वाई, आप इसको जी वाई को लेस और इक्वल टू लिख सकते हो जी वन प्लस लेस और इक्वल टू जी वन प्लस जी वन वाई डी जी वन वाई। और जनरली अगर आपने इसको लिखना होगा, ये देखो ये इसमें आपने 3 एलिमेंट्स के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, तो फिर आप इसको फर्दर इसके ऊपर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हो ना, या फर्दर इस पे भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। यानी उसमें 4th एलिमेंट आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो जनरली ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी को आप इस तरीके से लिख सकते हो। रियल लाइन में हमने मॉड की फॉर्म में लिखी थी, इसमें हम मीट्रिक की फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि मैम यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। बताइए। बताएं। अच्छा, जनरलाइज ट्राइंगल इनइक्वालिटी में हम n एलिमेंट्स को यूज करते हैं, x1 to xn। d of x1 x2 x2 x3 up to so on xn minus 1 xn। ठीक है, ये जनरलाइज ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। मैम आपसे यहाँ पूछना है कि ये आइडियल ट्रायंगल की यानी कि उसे ऑपोजिट नहीं हो जाएगा अगर हम ये इनइक्वालिटी लगाएंगे तो? क्या चीज हो जाएगा? मैम ये जो आइडियल ट्रायंगल हम पढ़ते आ रहे हैं वो फिथागोरस थ्योरम वगैरह, उसके फिर ये ऑपोजिट नहीं हो जाएगा अगर ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होगी तो? बिल्कुल भी उसमें ऑपोजिट लेस नहीं देन होगा। लगा पहली दें। बात यह है कि आइडल ट्राइंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हो या राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हो? मैम राइट एंगल ट्रायंगल की। नहीं बेटा, वो नहीं है, जनरल सी ऑब्जर्वेशन है। आप राइट एंगल ट्राइंगल इज समथिंग एल्स, या जाके आप ध्यान से उसको पढ़ो उसका क्या मतलब है। राइट ट्राइंगल तो एक एंगल उसका राइट होता है, उसका इसका भी अगर आप एक एंगल राइट कर दोगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं कि थर्ड साइड की जो लेंथ है वो हमेशा लेस और इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स होगी। और इक्वालिटी कब ओके आएगी? मैम। जब ये वाला पॉइंट आप उठा के इसी पे ले आएंगे तो वो ट्राइंगल की बजाय तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो इसकी लेंथ क्या होगी? दोनों के सम का इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ये जनरल ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब देखो सब स्पेस क्या है, आपके पास मीट्रिक स्पेस था, ठीक है, मीट्रिक स्पेस में आपके पास एक सेट था, सेट के ऊपर आपने डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया हुआ था, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, आपके पास सेट नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक मीट्रिक स्पेस है, एक्स का आपने सब स्पेस उठा लिया है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो छोटे वाला स्पेस है, क्या ये भी मीट्रिक स्पेस है? तो ये तो इंट्यूटिवली मीट्रिक स्पेस नहीं होगा कि आप इसके ऊपर एक और इंड्यूस मीट्रिक डिफाइन कर दो जो कि y क्रॉस y से r में है, जो कि इक्वल टू बेसिकली डी एक्स वाई हो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू y। क्या है ये? बेसिकली डी टिल्डा, ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी ना डी फंक्शन की टू y क्रॉस y, क्योंकि x बड़ा था, y उसका सबसेट था, ठीक है। तो आपके पास हमने हमने क्या यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये कंक्लूड किया है कि अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस बड़ी वाली स्पेस है, ठीक है, उसका आप सबसेट उठा लो तो वो सबसेट भी मीट्रिक स्पेस होगा। वो सबसेट मीट्रिक स्पेस कैसे होगा कि देखो उसके ऊपर भी तो डी जो है आप रिस्ट्रिक्शन डिफाइन कर सकते हो ना, y क्रॉस y टू r, जिसमें डी एक्स वाई टिल्डा इज इक्वल टू डी के इक्वल ही हो, तो वो आपके पास अगेन मैट्रिक स्पेस आ जाएगा और उसको आप बोलेंगे कि ये सब स्पेस है। मतलब बड़ी स्पेस से छोटी स्पेस की आप जब एलिमेंट उठाते हो तो वो भी बेसिकली एक मैट्रिक स्पेस ही होता है, ठीक हो गया। हम ये कह रहे हैं लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास R एक मैट्रिक स्पेस है जिसके ऊपर मैट्रिक यूजुअल मैट्रिक है जो आप हमने पढ़ा है मॉड, मॉड जो है रियल लाइन के ऊपर, ये मॉड, ये उसके ऊपर ये यूजुअल मीट्रिक है। अब पूरी रियल लाइन के ऊपर ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करता है। अब आप पूरी रियल लाइन ना लो, हाफ ले लो, माइनस
जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी लो, तो ये फार्मूला जीरो से लेके इन्फिनिटी तक भी तो सारे पॉइंट्स के डिस्टेंसेस मालूम कर सकता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक बिगर स्पेस है तो उसका सबसेट उठाओगे तो वो भी बेसिकली एक मीट्रिक सबस्पेस होगा, जिसमें जो है वो जो मीट्रिक है वो उसी की हेल्प से डिफाइन की जाएगी, सेम होगी, तो इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड मीट्रिक। ठीक है, उसके बाद आपके पास एग्जांपल है, देखो अगर आपके पास x जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, r क्रॉस r, हमेशा याद रखो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, r क्रॉस r का मतलब ये है कि हम ऑर्डर्ड पेयर उठा रहे हैं। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होंगे तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे ना। सो r क्रॉस r टू r आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, विच इज डिफाइंड एज x माइनस वाई मॉड फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। ठीक है, और ये देखो कि क्या ये M1 टू M4 सारे उनको प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये आपने खुद प्रूव करना है। M1 क्या था कि dxy ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल xy, x माइनस वाई मॉड ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि मॉड की डेफिनेशन में सारे पॉजिटिव या मतलब लाइक 0 होते हैं, सो ग्रेटर और इक्वल टू 0, और ये सिमेट्रिक है। और अगर ये इक्वल टू 0 लिखो, x माइनस वाई मॉड इक्वल टू 0 लिखो, तो इसका क्या मतलब है, अंदर वाला x माइनस वाई 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू y हो जाएगा, और अगर x इज इक्वल टू y है तो इसका मतलब ये है कि ये मॉड इक्वल टू 0 है, यानी dxy 0 है। फिर उसके बाद ये सिमेट्रिक भी है। फिर तीसरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो वो रियल लाइन के उसी से ही पूरी हो जाती है। तो आपने ये चारों प्रॉपर्टीज खुद सेटिस्फाई करनी है, इनको छोड़ना नहीं है। समझ आ गई क्या आपको यहाँ तक? ये आपने जितनी भी एग्जाम्पल बना है मैंने इस लेक्चर में, उन सबको आपने खुद से पहली 4 प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स स्पेस की सेटिस्फाई करवानी है, बुक में भी नहीं गिवन ये, क्योंकि ये इंथाई ट्रिवियल है, ये आपको खुद आनी चाहिए। अब देखो यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर में आप 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हो? वो डायरेक्ट लाइन होती है ना, वो क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, यही नहीं होता डिस्टेंस फार्मूला। ये ध्यान से देखो, x अगर आपके पास ऑर्डर 2 पर है, xi1 xi2, y eta1 eta2 है, ये 2 प्लेन के हैं, प्लेन मतलब आर स्क्वायर के ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो इन पे डिस्टेंस फार्मूला आप यही लगाते हो ना, xi1 माइनस eta1 स्क्वायर xi2 माइनस eta2 स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ये कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है, आर स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर टू रियल लाइन, यानी 2 एलिमेंट्स उठाता है किसके, आर स्क्वायर के, और उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, और जो डिस्टेंस देता है वो बेसिकली एक रियल नंबर। ठीक हो गया? तो इसकी भी चारों प्रॉपर्टीज अब आप सेटिस्फाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। dxy ग्रेटर और इक्वल टू 0 आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मॉड है, अंदर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, वो सारी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो मॉड भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी, अगर ये इक्वल टू 0 होता है, इसको इक्वल टू 0 रखो, इसका मतलब ये जो इसका सॉरी स्क्वायर रूट है वो भी इक्वल टू 0 है। जब स्क्वायर रूट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि अंदर वाली हिस्सा भी इक्वल टू 0 है। वो जब अंदर वाला इक्वल टू 0 है तो इसको आप दोनों तरफ जो है वो ले सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, xi1 इज इक्वल टू xi2 और eta1 इज इक्वल टू eta आपके पास आ जाएगा। मैम एक्सक्यूज मी, इसमें दोनों पेयर्स को कंपेयर करेंगे या एक ही पेयर को एक दूसरे 0 के इक्वल रख के इक्वल कर देना है? नहीं, आप डेफिनेशन सेटिस्फाई करो ना इसकी। डेफिनेशन पहले आपने क्या लिखना है, पहले आपने लिखना d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है तो जी, जब आप d ठीक ऑफ है एक्स वाई इक्वल टू 0 लिखोगे तो ये पूरे को आप इक्वल टू 0 लिख ठीक है दोगे। जब इस ठीक है पूरे को इक्वल टू 0 लिखोगे तो उसके बाद आपके पास x इज इक्वल टू y आ जाना चाहिए कैलकुलेट करके। ठीक है, ये अभी आप नोटबुक पे लिखो और इसको सॉल्व। ठीक है, फिर उसके बाद आपने x को इक्वल टू y लेना है। जब x को इक्वल टू y लेना है तो इसका क्या मतलब है, देखो जब 2 ऑर्डर टुपल इक्वल होते हैं तो इसका मतलब xi1 किसके इक्वल है, eta1 के इक्वल है, xi2 किसके इक्वल है, eta2 के इक्वल है। देखो जब 2 वेक्टर इक्वल होते हैं तो इसका क्या मतलब है, उनका x कंपोनेंट भी इक्वल है और उनके y स्क्वायर रूट में वो 0 आ जाएगा, यानी dxy इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया?
और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई कर सकते हो, एक्स वाई है तो आप इसको इसलिए लिख दो और ईटा 1 को और xi 1 को आपस में स्विच कर दो। यस मैम। इसी तरह ईटा 2 और xi 2 को आपस में स्विच कर दो और y dy x आ जाएगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो भी आप जो रियल लाइन के लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसी से ही आप जो हो ये जो हो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसकी भी चारों प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई करनी है। अब देखो प्लेन के ऊपर आप जो हो डिस्टेंस मेजर करने के एक से ज्यादा तरीके हैं और हर तरीकों में आंसर डिफरेंट आ सकता है। लाइक ये एक मेट्रिक है जो कि ये डिस्टेंस मेजर करती है, जो कि यूजुअल डिस्टेंस आप लेते हो आर स्क्वायर में। इसके अलावा एक और भी मेट्रिक है, ये उसको बोलते हैं ये D1, वो ये मेट्रिक है। ये अब ये डिस्टेंस मेट्रिक तो नहीं ना आपको लग रहा, ये xi1 माइनस ईटा 1 मॉड प्लस xi2 माइनस ईटा 2 मॉड। लेकिन इसकी भी जब आप सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करोगे तो ये भी आपके पास एक डिस्टेंस फंक्शन हो जाएगा और ये उससे डिफरेंट है पिछले वाले से, लेकिन ये भी आर स्क्वायर पे डिस्टेंसेस ही कैलकुलेट करता है, तो ये भी आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर इसी तरह आपने आर क्यूब है आपके पास, आर क्यूब के ऊपर भी आप जो हो वो डिस्टेंस फार्मूला इसी तरह ही लेते हो ना, ये सिंपल यूजुअल डिस्टेंस फार्मूला है जिसमें आपके पास, और ये 3 टुपल्स के लिए भी आपने वो सारे के सारे जो हैं वो सेटिस्फाई करने हैं जो रूल्स हैं किसके, वो M1 to M4। ठीक है, इसी तरह आपके पास यूक्लिडियन जनरलाइज इसको कर दो Rn, x इज इक्वल टू Rn है, तो Rn में क्या है, Rn में n टुपल है और n टुपल में वो जनरली आपके पास जो डिस्टेंस फार्मूला आपने किया हुआ है ना n टुपल पे, n वेक्टर लेके दोनों के दरमियान डिस्टेंस वो किया हुआ है ना, तो उसको आप इस तरीके से आप लिखते हो। और वो n टुपल जो है ये भी मेट्रिक है, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, सिमेट्रिक है, इक्वल टू 0 करोगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज की भी सेटिस्फाई आप कर सकते हो क्योंकि रियल लाइन की सेटिस्फाइड है। ठीक हो गया, तो ये आपने छोड़ना नहीं है, मैं फिर आपको बता रही हूँ, इसको आपने करना है। इसी तरह यूनिटरी स्पेस है Cn, उसके ऊपर आपके पास भी ये डिस्टेंस फार्मूला इसी तरह है। अब इसमें आपने डिफरेंस क्या है, उसमें आपके पास सिंपल स्क्वायर है, इसमें मॉड का स्क्वायर है क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस आप कैसे मेजर करते हो, दोनों का डिफरेंस लेके मॉड ले लेते हो। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले भी इसको बोलते हैं यूनिटरी स्पेस, तो यूनिटरी स्पेस में भी आपके पास ये मेट्रिक इस तरह डिफाइन है। अब देखो थोड़ी सी आपने अब ना ट्रिकी चीजें अच्छी सी यहाँ पे है, आपके पास L इन्फिनिटी क्या है, स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेस। ठीक है, ये आपके पास स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेस है, इसका मतलब ये है कि इसमें सारे वो सीक्वेंसेस हैं जो कि बाउंडेड अबव है या बाउंडेड है। अब बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सीक्वेंस जो है वो L इन्फिनिटी से बिलोंग करता है तो ये बाउंडेड है, यानी xij जो है ये सीक्वेंस बाउंडेड है। बाउंडेड है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि xij लेस और इक्वल टू cx है। ठीक है, फॉर ऑल j बिलोंग्स टू n। अब हम कहते हैं कि अब हमारा क्लेम है कि अगर आप स्पेस ऑफ सीक्वेंस उठाओ तो दो सीक्वेंस के दरमियान आपने डिस्टेंस कैसे डिफाइन करना है, तो हम ये कहते हैं कि दो सीक्वेंस के दरमियान आप डिस्टेंस इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस लो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का और उनका सुप्रीमम ले लो, तो ये ऐसा फार्मूला आपको मिल जाएगा जो कि मेट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा और ये एक डिस्टेंस फार्मूला होगा। सबसे पहले तो देखो कि क्या ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि क्या ये एग्जिस्ट भी करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि आपके पास x और y के लिए दो सीक्वेंसेस के लिए क्या ये सुप्रीमम हमेशा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं कि जो कि बाउंडेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल n सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, 2n सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, n स्क्वायर बाउंडेड नहीं है, उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। फिर ये आपके पास जो है ये यूजलेस हो जाता है अगर कोई ऐसा आपके पास सीक्वेंस आ जाए या दो सीक्वेंस ऐसे आ जाएं कि जिनका ये सुप्रीमम एग्जिस्ट ना करे। तो इसको पहले आपने मीनिंगफुल बनाना है कि क्या ये वेल डिफाइंड है।
अच्छा, सिंस x और y ये दोनों एल इन्फिनिटी से बिलोंग करते हैं, ये दोनों बाउंडेड है, इसका मतलब दो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं cx और cy के xij लेस और इक्वल टू cx है बिकॉज इट इज बाउंडेड, और इसका मतलब सुप्रीमम जो है आपके पास एग्जिस्ट करता है। ईटा जे भी इसका मतलब ये है लेस और इक्वल टू cy है, और इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है। तो आप ये लिख सकते हो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से xij माइनस ईटा जे लेस और इक्वल टू xij प्लस ईटा जे मॉड ऑफ, मतलब इट इज लाइक वेरी नेचुरल इनइक्वालिटी। प्लस के साथ भी होती है, नेगेटिव साइन के साथ तो ऑब्वियसली ट्रिवियल है, ठीक है। एंड विच इज लेस और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ऑल द टर्म्स प्लस सुप्रीमम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो दिस इज ऑल्सो लेस और इक्वल टू cx, इसका मतलब xij माइनस ईटा j इज लेस और इक्वल टू cx प्लस, अब देखो cx और cy दोनों कांस्टेंट फिक्स टर्म्स हैं फॉर ऑल j इन n, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये सारी की सारी टर्म्स के लिए एक नंबर से बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाउंडेड अबव सेट है, इसका मतलब ये है कि इसका सुप्रीमम जो है एग्जिस्ट करता है। सुप्रीमम ऑफ j xij माइनस ईटा j एग्जिस्ट, इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है ये वेल डिफाइंड है। सो d ऑफ xy इज वेल डिफाइंड फॉर एवरी xy। m1 टू m4 आप क्लियरली सेटिस्फाई कर सकते हो, इसमें मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ट्रिवियल है। ट्रिवियल कैसे हैं कि ग्रेटर और इक्वल टू जीरो तो आपको नजर ही आ रहा है, क्योंकि मॉड ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है तो सुप्रीमम भी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। दूसरी बात, इक्वल टू जीरो लिखोगे तो सुप्रीमम अगर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी टर्म्स ही इक्वल टू जीरो है। जब सारी की सारी टर्म्स ही इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस ही इक्वल टू जीरो है। जब सीक्वेंस इक्वल टू जीरो है तो वहां से ये हेलो, आपको आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। तो ये एग्जांपल आपको पूरी समझ आ गई है, मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया है कि बाकी इसकी प्रॉपर्टीज आपने खुद सेटिस्फाई करनी है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये वेल डिफाइंड है। m1 टू m4 तक वो इंथाई ट्रिवियल है, द सिमेट्री ट्रिवियल है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो ट्रिवियल है, इक्वल टू जीरो है तो दोनों सीक्वेंसेस इक्वल आ जाएंगे, सीक्वेंसेस इक्वल हैं तो d ऑफ एक्स वाई जो है वो जीरो आ जाएगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी वो रियल लाइन की उससे ही आगे जाके डिड्यूस हो जाती है, लेकिन आपने करनी है, ये एक्सप्लिसिटली करनी है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये बुक में नहीं हुई हुई, आपने खुद इनको प्रूव करना है सारी इनइक्वालिटीज को। पेपर में कोई एक आध जिसको प्रूव करना आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ तक बताएं कोई प्रॉब्लम है और क्या आगे चलें? अब देखो, इसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या है, आपके पास स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, आपने पढ़े हुए हैं। CAB इसको बोलते हैं, क्लास ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जो कि AB क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन है। यानी अगर x एलिमेंट x से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है x इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम AB टू R विच इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस ऑफ फंक्शंस आ गए, अब हमने इसके ऊपर मीट्रिक डिफाइन करनी है, यानी हमने देखना है कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के दरमियान डिस्टेंस क्या हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बेसिकली क्लास ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्रॉस क्लास ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन टू आर इज डिफाइंड एज d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दोनों का करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस लेते जाएं और फिर आप उसका मैक्सिमम ले। देखो x और y के दरमियान डिस्टेंस लेना ना, तो हर पॉइंट पे दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आती है ना, तो उन दोनों का डिफरेंस लेते चले जाएं और फिर इवेंचुअली मैक्सिमम ले ले। तो ये जो फंक्शन आपके पास आएगा ये एक मीट्रिक होगा, यानी ये चारों उसको प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देखो, इसको अब सबसे पहले तो डज इट मेक सेंस कि आप दो फंक्शन उठाओ तो हमेशा उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि हर x और y के लिए ये जो है ये एग्जिस्ट करता है। लो देखो, अगर x मैम और y रिपीट कर आपके दें पास प्लीज। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, और चूंकि क्लोज इंटरवल के ऊपर वो डिफाइन है, तो हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा था कि जब भी कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है तो उसी इंटरवल के ऊपर वो अपना मैक्सिमम और मिनिमम को अटेन करता है, ठीक है।
यानी उसका मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करता है उसी इंटरवल के ऊपर, अगर वो क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। एक्स वाई कॉन्टिन्यूस है तो आप डायरेक्टली लिख लो कि मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी भी एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम ऑफ वाई ऑफ टी भी एग्जिस्ट करता है, और x ऑफ t माइनस वाई ऑफ टी लेस और इक्वल टू एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी होता है फॉर ऑल t। ठीक है, ये तो सिंपल ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, और चूंकि ये रैंडम एलिमेंट थे तो ये मैक्सिमम से तो अपने लेस ही होगा ना। ठीक है, सो दिस वुड बी लेस और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x ऑफ t प्लस मैक्सिमम ऑफ y ऑफ t, और मैक्सिमम आप फिर ले लो दोनों तरफ। तो इसका मतलब अब देखो ये वाला जो मैक्सिमम है, अब ये कांस्टेंट दो नंबर है, तो अगर रैंडम एलिमेंट कांस्टेंट दो नंबर से बाउंडेड है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मैक्सिमम है वो एग्जिस्ट करता है, और मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है वो लेस और इक्वल टू दिस ही होगा। ठीक है, सो ये इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये जो डेफिनेशन थी हमने जो डिफाइन की, ये आपके पास मेट्रिक की ये वेल डिफाइंड है, अभी यहाँ तक वेल डिफाइंड है। बाकी चार प्रॉपर्टीज आपने देखो, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो नजर आ रहा है ना, मॉड ग्रेटर इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, फिर इसको इक्वल टू जीरो लिखोगे, अगर मैक्स इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब मॉड इक्वल टू जीरो है, मॉड भी जीरो है, फिर अगर फॉर ऑल टी के लिए जीरो है तो एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा फॉर ऑल टी, तो इसका मतलब दोनों फंक्शन ही इक्वल आ जाएंगे। तो इसको भी आपने एक्सप्लिसिटली अलग से चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है। आपका आज का काम यही है कि इसके अंदर जितनी भी एग्जांपल हमने की हैं, जितनी भी हमने, उनकी चारों प्रॉपर्टीज आपने सेटिस्फाई करनी है। ठीक हो गया, और उसके बाद आपने सेक्शन 1.1 के 1 to 15 क्वेश्चंस हैं जो आपने जो करने हैं, और आपसे जो नहीं होंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपने सारी एग्जांपल्स की हैं मेट्रिक की। एक लास्ट एग्जांपल आपने करनी थी डिस्क्रीट मेट्रिक। डिस्क्रीट मेट्रिक किसको बोलते हैं? डिस्क्रीट मेट्रिक की कोई भी आप उठाओ नॉन एम्प्टी सेट, उसके ऊपर अगर आप इस तरह डिस्टेंस डिफाइन करो ना, कैसे डिफाइन करना है, डी ऑफ एक्स वाई जीरो है अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है, और वन है इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, इसकी भी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। ये डिस्क्रीट मेट्रिक होता है। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो आपको ये नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि अगर इक्वल है तो जीरो है, बाकी अगर दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो वन है, हर एक का डिस्टेंस। लाइक फॉर एग्जांपल आप डिस्क्रीट मेट्रिक रियल लाइन पे अगर डिफाइन करते हो तो 5 का 3 से डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या होगा? क्या होगा? वन, बिल्कुल ठीक। देखो डिस्क्रीट मेट्रिक का मतलब ये है कि नॉन इक्वल एलिमेंट है तो वन, अदरवाइज जीरो, और वन का वन से डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। जीरो। शाबाश, आपने टोपोलॉजी पढ़ी है पिछले वाले में? यस मैम, पढ़ी गया। अब आपने खुद, अब देखो, अब आपने ना थोड़े सी चीजों को इस तरह सेंस बनानी है कि आपने ये आपने पढ़ा है डिस्क्रीट मेट्रिक। बेसिकली डिस्क्रीट मेट्रिक जो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी को इंड्यूस करती है, यानी वो जो टोपोलॉजी है वो इससे आती है। इसी तरह यूजुअल मेट्रिक, यूजुअल टोपोलॉजी जो है वो यूजुअल मेट्रिक से आती है, और यूजुअल मेट्रिक हमने रियल लाइन पे ऊपर पढ़ी है सबसे पहले। ये आपके पास ये यूजुअल मेट्रिक है, और ये आपने इसके सेटिस्फाई करनी है सारी प्रॉपर्टीज के। ये यूजुअल मेट्रिक जो है ये बेसिकली मेट्रिक है, ये इसको यूजुअल मेट्रिक बोलते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इस सेमेस्टर में दिल लगा के पढ़ना है, और मैं फिर आपको बता रही हूँ सारी एक्सरसाइजेज आपने अलग अलग बैठ के सबने नेक्स्ट लेक्चर में कल मैं आपसे जो हूँ, पहले 15 सवाल है, अच्छी बात है वीकेंड पे आप फंक्शनल एनालिसिस सिर्फ पढ़ो। आज बैठ के आपने इसकी सारी प्रॉपर्टीज, जितनी एग्जांपल हमने की हैं उनकी चारों प्रॉपर्टीज आपने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 हम कल डिस्कस करेंगे क्लास में। आपने मुझसे, जिसको प्रॉब्लम होगी आपने मुझसे पूछना है, क्लास में हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे। इसका ये मतलब नहीं है मैं 1 से लेके 15 तक सारे क्वेश्चन कराऊंगी, आपको सिर्फ कुछ थोड़े बहुत हिंट बता दूंगी ऑरली। ठीक है, बताएं मैम। वीकेंड पे क्लासेस मैम काफी मुश्किल होता है, तो रेगुलर डेज में हो सकती है? आप मुझे अपने अपने सीआर को बोले, आप मुझे अपने ऑफ डेज बता दें। आपका कोई और टीचर ले रहा है क्या ऑनलाइन? नो मैम, कोई ऑनलाइन भी नहीं नहीं ले ले रहे, रहा। सारे टीचर ले रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, आपकी बस ये पीछे वाली और ये अगले वीक की ऑनलाइन होगी, उसके बाद देखेंगे अगर हम क्लास में लिया करेंगे और एक आध कोई, या
मतलब लाइक फिर बकायदा क्लास में लिया करें। जी ठीक मैम। है, अभी ये कुछ लेक्चर्स हैं, ये 2-4 लेक्चर हैं, ये ले लें। ऑनलाइन में ये होता है कि थोड़ा आपके पास हैंडआउट्स भी आ जाएंगे, आप उनसे डिस्कशन भी कर लोगे और ये लेक्चर जल्दी खत्म हो जाता है। क्लास में लिखते हुए तो टाइम जरा ज्यादा लग जाता है लिखने लिखते हैं। ठीक ठीक मैम, है, आपको मैंने आईडीज वगैरह सेंड कर दिए मैम, तो स्टूडेंट्स को ऐड कर दें जो रह गए हैं बाकी। मैं ऐड कर लेती हूँ। अभी आपने सेंड किया है? जी मैम, चैट में सेंड की। अच्छा, मैं देख लेती हूँ, मैं अभी आपके जो हूँ ऐड कर लेती हूँ। आपने बीएस वाले में ही किया था? जी मैम। हम्म। Class is over. एक्सक्यूज मी मैम। चलो छुट्टी करो, अल्लाह हाफिज।